हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 9 का साइंस बुक चैप्टर नंबर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। पार्ट नंबर है 1। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने चैप्टर 1 का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कवर कर लिया है, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, शुद्ध पदार्थ बने होते हैं। ऑप्शंस है एक ही प्रकार के कणों से, विभिन्न प्रकार के कणों से, केवल 2 प्रकार के कणों से या 3 प्रकार के कणों से। तो शुद्ध पदार्थ केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, एक ही प्रकार के कणों से। क्या आपने कभी खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया है? एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई भी मिलावट ना हो, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं, अतः वो क्या होते, शुद्ध नहीं होते। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं गाय का दूध, ये किसी साधारण व्यक्ति के लिए ये तो शुद्ध होगा, बट जो कोई वैज्ञानिक हो उसके लिए ये दूध वो शुद्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि दूध में जल, वसा और प्रोटीन आदि का ये मिलावट है। तो ये साधारण व्यक्ति के लिए तो शुद्ध हो सकता है, बट वैज्ञानिकों के लिए ये शुद्ध नहीं हो सकता है। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं, ठीक है, और एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जल एक ऑप्शंस है, मिश्रण है, तत्व है, यौगिक है या फिर विलयन है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मिश्रण किसे कहते हैं। तो मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखनी है कि मिश्रण हम लोग किसे कहेंगे। तो मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। आपको ये ध्यान में रखनी है। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि वायु, ये बहुत सारी गैसों का एक क्या है, मिश्रण है, ठीक है। अब यहाँ पे तत्व किसे कहते हैं। तो तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तत्व किसे कहते हैं। तत्व, मैं यहाँ पे आप डिफिनेशन लिख दे रही हूँ। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। आपको ये ध्यान में रखनी है। नहीं किया जा सकता। जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ये भी एक प्रकार का तत्व है, और तत्वों को साधारणतया किसमें, धातु, अधातु और उपधातु में वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और साथ साथ Fe हो गया, ये सभी को बोल सकते हैं, ये सभी क्या है, तत्व हैं, और इसे अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। आपको ये ध्यान में रखनी है। और मिश्रण को हम अन्य सरल पदार्थों में विभाजित कर सकते हैं। अब यहाँ पे है कि यौगिक किसे कहते हैं। यहाँ पे मिश्रण में ये वाला नहीं होगा, ठीक है, मिश्रण। अब यहाँ पे है यौगिक क्या है।
तो यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग द्वारा बने पदार्थों को यौगिक कहते हैं। आपको ये ध्यान में रखनी है। यौगिक किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग द्वारा बने होते हैं। बने पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। यौगिक जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम एक प्रकार का तत्व है और क्लोरीन भी एक प्रकार का तत्व है। यहाँ पे दो तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक बनाए हैं। और जैसे हम लोग बोल सकते हैं H2O, यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु, ये निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के द्वारा बने हैं। ठीक है, तो जल एक प्रकार का यौगिक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मिश्र धातु है। ऑप्शन है समांगी मिश्रण है, विसमांगी मिश्रण है, विलयन है या फिर क्लोराइड है। तो मिश्र धातु एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, समांगी मिश्रण। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विलयन के कण का व्यास होता है से कम होता है। ठीक है, ऑप्शंस है 10⁻⁻9 मीटर, या फिर ऑप्शन नंबर बी है 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻8 मीटर या 10⁻⁻4 मीटर। तो विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, और नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आंखों से देखे नहीं जा सकते। आपको ये ध्यान में रखनी है। तो विलयन के कण का व्यास होता है कितना से कम होता है? तो 10⁻⁻9 से कम। आपको ये ध्यान में रखनी। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, समुद्र का जल एक, ऑप्शन है यौगिक है, मिश्रण है, निलंबन है या फिर विलयन है। ठीक है, तो समुद्र का जल एक प्रकार का मिश्रण है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, मिश्रण है। और समुद्र जल एक खारे पानी का मिश्रण है। आपको ये ध्यान में रखनी है। और यह मुख्य रूप से पानी और लवणों का मिश्रण है, जिसमें सोडियम क्लोराइड सबसे प्रचुर मात्रा में है। और यह एक सजातीय मिश्रण है, जिसका अर्थ है कि इसकी संरचना पूरे मिश्रण में समान रहती है। ठीक है, आपको इतना ही ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विलयन में प्रकाश का मार्ग, ऑप्शन है दिखाई देता है, दिखाई नहीं देता है, धुंधला दिखाई देता है, कभी दिखाई देता है और कभी दिखाई नहीं देता है। तो विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, दिखाई नहीं देता है। अब यहाँ पे है विलयन किसे कहते हैं। तो विलयन किसे कहते हैं? तो विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। विलयन किसे कहेंगे? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे एक न्यू वर्ड आया है, समांगी। अब ये समांगी क्या है? तो सपोज दैट हम लोग मान लेते हैं कि ये ग्लास है और ग्लास में हम लोग लिए हैं पानी। अब इस जल में जब हम लोग
चीनी को घोलेंगे तो चीनी इस जल में पूरी तरह से घुल जाएगी। और जब चीनी का स्वाद हम लोग यहाँ से भी टेस्ट करेंगे तो उतना ही मीठा लगेगा जितना मीठा नीचे से लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि विलयन में चीनी के जो कण हैं वो समान रूप से वितरित होते हैं, ठीक है, यानी कि पूरे में वितरित हो गए हैं। तो इस प्रकार के विलयन को हम लोग कहते हैं समांगी मिश्रण। आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिए गए निश्चित ताप पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता है तो इसे कहते हैं। ऑप्शंस है संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन या सामान्य विलयन। तो दिए गए निश्चित ताप पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता है तो इसे हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अब संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? तो मान लेते हैं कि ये है जल और जल में हम लोग नमक को घोल रहे हैं, नमक को इसमें क्या कर रहे हैं, मिला रहे, और ये है जल। तो एक समय ऐसा होगा हम लोग नमक डालते जा रहे हैं इस जल में, तो एक समय ऐसा होगा कि नमक घुलना बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो संतृप्त हो गया। सपोज दैट मान लेते हैं कि आपकी कैपेसिटी है हर रोज़ 3 रोटी खाने की, और जब आप 3 रोटी भरपेट खा लिए तो आप संतृप्त हो गए, ठीक है। और यदि आप 2 ही रोटी खाए हैं तो इसका मतलब अभी भी आपको 1 रोटी खाने की और कैपेसिटी है। तो इसका मतलब आप जब 2 रोटी खाएंगे तो वो असंतृप्त हो जाएगा, और जब आपका पेट पूरा भर जाएगा तो इसका मतलब हो गया कि आप पूरा तरीके से संतृप्त हो गए। तो सेम उसी प्रकार से जब जल में हम लोग नमक को डालेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि नमक घुलना बंद हो जाएगा इस जल में। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं संतृप्त विलयन, ठीक है। और जब यहाँ पे इसका कुछ तापमान हम लोग देंगे और इसके बाद फिर से घोलेंगे, और जब यह अंतिम रूप से पूरी तरह से घुलना बंद हो जाएगा तो इसे हम लोग कहते हैं संतृप्त विलयन, ठीक है। इसके बाद जब हम लोग नमक को डालेंगे तो वो घुलेगा नहीं। आपको इतना ही ध्यान में रखनी। इसीलिए यहाँ क्वेश्चन में है, दिए गए निश्चित ताप पर यदि विलयन में विलय पदार्थ किसे कहेंगे? जिसकी मात्रा कम हो। नमक यहाँ पे विलय पदार्थ होगा और जल यहाँ पे विलायक होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वायु गैसों का ऑप्शन है मिश्रण है, तत्व है, यौगिक है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वायु गैसों का मिश्रण है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, मिश्रण है। क्योंकि वायु में बहुत प्रकार के गैसों का मिश्रण होता है, जैसे कि हो गया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये सभी वायु में घुले होते हैं, और साथ साथ धूल कण वगैरह भी वायु में रहते हैं। तो वायु एक प्रकार का मिश्रण है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विलय पदार्थ की वह मात्रा जो दिए गए ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है कहलाता है। ऑप्शन है घुलनशीलता, संतृप्तता, घनत्व या असंतृप्तता। तो विलय पदार्थ की वह मात्रा जो दिए गए ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसे हम लोग कहते हैं घुलनशीलता। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, घुलनशीलता। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विलायक तथा विलय के संयोग से बनता है। ऑप्शन है यौगिक, तत्व, विलयन या पदार्थ। तो विलायक तथा विलय के संयोग से विलयन बनता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। जैसे कि मैंने आपको ऊपर में बताया था कि यहाँ पे हम लोग जल ले रहे हैं और इसमें हम लोग चीनी को ऐड कर रहे हैं, तो ये एक प्रकार का जल और चीनी का एक विलयन है, ठीक है। जल यहाँ पे इसके जल की मात्रा अधिक है तो ये हो जाएगा विलायक, और चीनी यहाँ पे जिसकी मात्रा कम है उसे हम लोग कहते हैं विलय। आपको ये ध्यान में रखनी है। और विलायक तथा विलय के संयोग से विलयन बनता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, जल में चीनी का मिश्रण है। ऑप्शंस है समांगी मिश्रण है, विसमांगी मिश्रण है,
ए और बी में कोई नहीं होगा या फिर ए और बी होगा। तो जल में चीनी का मिश्रण एक प्रकार का मिश्रण है। इसका आंसर मैंने आपको ऊपर में बता चुकी हूँ, तो इसका आंसर आप कमेंट में कीजिएगा। ठीक है, देख रही हूँ। ठीक है, आप इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, गैसीय विलयन का उदाहरण है। ऑप्शन है हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन या वायु। तो गैसीय विलयन का उदाहरण वायु है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, वायु। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निलंबन है। अब यहाँ पे निलंबन क्या है? ऑप्शन है समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण, ए और बी दोनों होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि निलंबन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे निलंबन एक विसमांगी मिश्रण है। ठीक है, निलंबन एक क्या है? विसमांगी मिश्रण है, जिसमें विलय पदार्थ कण घुलते नहीं हैं। जिसमें क्या होता है? विलय पदार्थ के जो कण होते हैं वो घुलते नहीं हैं, बल्कि वो क्या करते हैं? माध्यम की समष्टि में निलंबित होते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखें कि निलंबित रहते हैं। तो यहाँ पे निलंबन एक प्रकार का विसमांगी मिश्रण है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अब जैसे विसमांगी मिश्रण का हम लोग उदाहरण ले लेते हैं कि यहाँ पे जल है और जल में यदि हम लोग बालू को घोलेंगे या तो फिर मिट्टी को, तो बालू के कण जो होंगे वो पूरी तरीके से घुलेंगे नहीं। ठीक है, विलायक में जो बालू है वो पूरी तरह से घुलेगा नहीं, घुलेगा। और जो विलय पदार्थ के कण होंगे वो समान रूप से वितरित नहीं होंगे। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? विसमांगी मिश्रण। और समांगी मिश्रण में हम लोगों ने पढ़ा था कि विलयन में विलय पदार्थ के जो कण होते हैं वो समान रूप से वितरित होते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण। आपको इतना ही ध्यान में रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि एक विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे कहते हैं। ऑप्शन है संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन या फिर कोलाइडल। तो मैंने आप लोगों को ऊपर में बताया था कि आपकी कैपेसिटी है 3 रोटी खाने की, यानी कि आप 3 रोटी में संतृप्त हो जाते हैं। और यदि आपको संतृप्तता से कम आप रोटी खाए हैं, यानी कि 2 या तो 1 रोटी खाएं, तो अभी भी आप क्या हैं? असंतृप्त हैं। तो सेम वही कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। और यहाँ पे है क्वेश्चन कि यदि एक विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे कहते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? असंतृप्त विलयन। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, असंतृप्त विलयन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिंचर आयोडीन एक विलयन है, मिश्रण है, विलायक है या विलय है? तो टिंचर आयोडीन एक विलयन है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, सोडा जल में कार्बन डाइऑक्साइड एक विलयन है, विलायक है, विलय है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सोडा जल में कार्बन डाइऑक्साइड एक विलय है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रकार का विलय है और विलायक यहाँ पर हो जाएगा सोडा जल। और सोडा जल में कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों का जब विलयन, ये दोनों क्या कहलाएंगे? पूरा विलयन। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? ऑप्शन है नमक का घोल, दूध, कॉपर सल्फेट का विलयन या स्टार्च। तो
दूध टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अब टिंडल प्रभाव क्या होता है? जो प्रकाश के किरण का फैलाना ही क्या होता है? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। प्रकाश के किरण का फैलाना टिंडल प्रभाव किसे कहेंगे? प्रकाश की किरण का फैलाना टिंडल प्रभाव कहा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, एरोसॉल का उदाहरण है। ऑप्शन से कोहरा, शेविंग क्रीम, दूध या फोम। तो एरोसॉल का उदाहरण कोहरा है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। और एरोसॉल का उदाहरण कोहरा है, फिर बादल है और कुहासा, आपको ये ध्यान में रखनी है। और ये जो शेविंग क्रीम है ये फोम का एक प्रकार है, फोम का प्रकार है। और दूध इमल्सन का, और ये जो फोम है ये शेविंग क्रीम है, वो फोम का उदाहरण है। आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, फेस क्रीम का उदाहरण है। ऑप्शन है इमल्सन का, फोम का, सोल का या फिर जेल का। तो फोम क्रीम इमल्सन का उदाहरण है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्रीम से मक्खन निकालने की कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है छन्ना पत्र से छानकर, गर्म कर, अपकेंद्रन या फिर सिरका डालकर। तो क्रीम से मक्खन निकालने की अपकेंद्रन विधि का उपयोग किया जाता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, अपकेंद्रन विधि। तो आज हम लोग इस वीडियो में 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर चुके हैं। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसका पार्ट 2 नेक्स्ट डे में होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए बाय, थैंक यू एंड यू टेक केयर।